गुड इवनिंग। हम लोग जो है वो ग्राफ कर रहे हैं किसके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। काफ़ी सारे ग्राफ कर चुके हैं, उसका सेकंड पार्ट चलेगा। तो इसके पहले जो हमने ग्राफ पढ़ा था वो पढ़ा था स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। बिल्कुल सिमिलर ग्राफ है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, और इसमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि स्लोप क्या देता है, इंटरसेप्ट क्या देता है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या देता है, तो सब में ई का अंतर आ जाता है। ठीक है, तो ये वाली की इक्वेशन लिख के मैं आपको पहले समझा चुका हूं। अब आपको क्वेश्चंस करने हैं इसके, तो प्रैक्टिस करा रहे हैं क्वेश्चंस की। आप लोग पॉज दबा के खुद ट्राई करने की कोशिश करें और देखें इसको। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो क्या आ रहा है देखें। फॉर ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट maximum kinetic energy of the emitted photoelectron is plotted against frequency incident photon। ठीक है, तो इधर साइड फ्रीक्वेंसी, इधर साइड काइनेटिक एनर्जी। अब पहले एक बार इस ग्राफ को ढंग से समझ लें कि ये ग्राफ क्या है, तो इसके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है ना, तो इस ग्राफ को अपन पहले एक बार समझें शॉर्ट में। इक्वेशन से बनता है ये, तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स, ये इक्वेशन है जिसमें ये एच न्यू होता है, वर्क फंक्शन W होता है, और के ई मैक्स हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब हम प्लॉट किस पे कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। तो प्लॉट कर रहे हैं अपन एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को और वाई एक्सिस पे के ई मैक्स। तो के ई मैक्स किस एक्सिस पे किया, वाई पे, और फ्रीक्वेंसी किस पे किया, एक्स पे। तो फ्रीक्वेंसी की जगह एक्स रख सकते हैं और के ई मैक्स की जगह वाई रख सकते हैं। तो ये एच लिखे रहने देंगे, फ्रीक्वेंसी की जगह एक्स लिख देंगे, विच इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस के ई मैक्स की जगह हम y लिख देंगे। अब y इज इक्वल टू हो जाएगा एच एक्स माइनस डब्ल्यू नॉट, ये इक्वेशन याद करनी है। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। ये क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब कोई पूछेगा कि इसका स्लोप क्या दिखाता है, तो अब की बार इसका स्लोप h दिखाएगा, जबकि पिछले वाली केस में इसका स्लोप h बाई ई दिखाता है। किस पिछला केस मतलब क्या, पिछला केस का मतलब था इधर साइड फ्रीक्वेंसी ही ली थी हमने, इधर साइड क्या लिया था हमने, काइनेटिक एनर्जी मैक्स की जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल लिया था। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल लेते हैं तो उस केस में इसको नीचे बढ़ा के अगर मैं ग्राफ लूं तो ये ग्राफ यूं आता है। तो उस वाले केस में जो स्लोप है वो h अपॉन ई दिखाता था। ठीक है, लेकिन अब की बार जो स्लोप होगा वो क्या दिखाएगा, वो h दिखाएगा, और ये माइनस डब्ल्यू नॉट जाएगा नीचे। तो ये वाला इसके ऐसे लोगे और इसको यूं ले लोगे, तो इसका जो स्लोप होगा वो अब की बार क्या दिखाएगा, वो सिर्फ h दिखाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये कट कर रहा है ना, तो यहाँ पे ये न्यू नॉट था पहले। ठीक है, और इस जगह पर, यहाँ पर, इस जगह पर, यानी कि इस ग्राफ में इस जगह पर ये डब्ल्यू नॉट बाई ई था, जबकि इसमें सिर्फ डब्ल्यू नॉट ही होगा, क्योंकि जो सी आ रहा है हमारा वो माइनस डब्ल्यू नॉट आ रहा। तो डब्ल्यू नॉट तो नीचे आता है ना माइनस में, इसका मतलब ये पॉइंट डब्ल्यू नॉट है, जबकि यहाँ डब्ल्यू नॉट बाई सी है। याद रखें दो ग्राफ हैं, ठीक है, वर्सेस दो ग्राफ हैं, ये कंपैरिजन करा दिया मैंने उसको। अच्छा, अब यहाँ पे ये बताओ, ये तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देगा, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देगा। ये जगह पे क्या मिलेगा अपने को, इस जगह पे के ई मैक्स वाले ग्राफ में, तो ये वाली जगह पे x0 है। आ रही बात समझ में, ये वाली जगह पे क्या है, x0 है। तो यदि ये x0 को तुम यहाँ पे रख दोगे, सॉरी इस जगह पे y0 है, x है, तो y0 को तुम यहाँ रख दोगे, तो पुट y इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रख दोगे तो एच एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट आएगा। तो x की वैल्यू आएगी डब्ल्यू नॉट बाय एच। तो इस जगह पर जो तुम्हें मिलने वाला है वो डब्ल्यू नॉट बाय एच मिलने वाला है, जबकि यहाँ पे क्या मिल रहा था, न्यू नॉट मिल रहा था। ठीक है, और डब्ल्यू नॉट बाय एच क्या होता है, तो एच ही एच न्यू नॉट होता है, अपॉन में डब्ल्यू नॉट बाय एच आएगा तो एच ही आया, तो एच से एच कैंसिल हो गया, तो तुम्हें यहाँ पे भी न्यू नॉट ही मिला। तो इस वाले में भी न्यू नॉट मिला, इस वाले में भी न्यू नॉट मिला। ये सिमिलरिटी है इसकी, दोनों तरफ न्यू नॉट मिलता, लेकिन स्लोप h बाई ई है, इसका स्लोप h है, इस पे यहाँ पे वर्क फंक्शन है डब्ल्यू नॉट, या डब्ल्यू नॉट बाई ई है। जब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल, पिंग पोटेंशियल ऐसे याद रखना, तो इसमें ई शब्द आता है यहाँ पे, तो ये इधर भी ई आता है, इधर भी ई आता है, इसमें ई नहीं आता।
ठीक, बस ये इतना ही कंपैरिजन बताना था, बाकी का तुमको आता है, इसको नोट कर ले, पड़ोस पड़ोस में नोट करें, जिसमें कंफ्यूजन होता है हमेशा वो चीज़ पड़ोस पड़ोस में नोट करें। इसकी इक्वेशन भी बनाए, इसकी भी बनाए, दोनों का कंपैरिजन कर दें। चलिए नीचे ले रहा हूं मैं, चालू करें क्वेश्चन। फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप क्या देगा इसका, स्लोप क्या देगा, किसका है ये, काइनेटिक एनर्जी वाले का, काइनेटिक एनर्जी वाले का मतलब ये वाले का, ये वाले का स्लोप क्या देगा भाई, तो इसका स्लोप देगा h, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो इसका स्लोप देगा प्लैंक्स कांस्टेंट। जबकि यही अगर क्या होता, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता, तो इसका आंसर डी होता, रेशियो ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें नीचे। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमीडिएट एंड फ्रीक्वेंसी, इनमें से कौन सा ग्राफ सही है, तो ये वाला सही है, यही तो ग्राफ बन रहा है इसमें। ठीक है, ये तो बाकी के तो गलत ही हैं। ये वाला ग्राफ इसलिए सही गलत है क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो पे या जीरो से थोड़ा सा भी ज़्यादा पे काइनेटिक एनर्जी मिल गई, जबकि उसके पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगी ना यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये जो अपन इधर साइड फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, वो जरूरी बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये एक नया ग्राफ आ गया, वो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। अच्छा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इनवर्स ऑफ वेवलेंथ बोलो तो हमें ऐसा पता है कि v इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है साउंड में, और लाइट में होता है न्यू डॉट लैम्डा, तो न्यू जो है वो c बाय लैम्डा है। इसका मतलब न्यू प्लॉट करो या 1 अपॉन लैम्डा प्लॉट करो, एक ही बात है। तो इसने न्यू ही प्लॉट कराया, देखा जाता है यहाँ पे, और न्यू ही प्लॉट कराया, तो फिर इनमें से कौन सा ग्राफ सही है पूछ रहा है, तो ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, एक ही ग्राफ हो गया ये वाला जो सही है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी थी, जो न्यू नॉट था इस जगह पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देता था, उसकी जगह 1 बाय न्यू लैम्डा नॉट देगा वो। तो इसमें से कौन सा ग्राफ सही है, ए वाला सही है। ठीक है, तो जब भी वो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बोले तो 1 बाय लैम्डा का भी साथ में लगा दे, एक ही बात होती है, फ्रीक्वेंसी बोलो या 1 बाय लैम्डा बोलो, एक ही बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। अब सुने, ये तक के वो ग्राफ है जिनके कुछ नाम थे, अब कुछ रैंडम ग्राफ आएंगे। रैंडम ग्राफ का मतलब हमें खुद ही नहीं पता क्यों क्या पूछेगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड जो ग्राफ थे वो तो हमने करा दिए, सारे प्रैक्टिस भी करा दी। अब क्या होगा कि वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, और थोड़ा लॉजिक लगाना, और लॉजिक लगा के देख लेना कि क्या ग्राफ बना रहा है, वहीं के वहीं उसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसको अलग से नहीं बताया जा सकता। तो ये कुछ रैंडम ग्राफ आएंगे, उसको आपको स्वयं सॉल्व करना है सोच समझ के। ठीक है, चलिए देखें। ये AIEEE में क्वेश्चन पूछा है इनने। क्वेश्चन ये पूछा है कि एनोड वोल्टेज ऑफ फोटो सेल इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, एनोड वोल्टेज को कांस्टेंट रखा है, वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द कैथोड इज ग्रेजुअली चेंज्ड, द प्लेट करंट आई ऑफ द फोटो सेल वेरीज एज। इसका मतलब ये ग्राफ कुछ नया ही बना दिया इनने, और वो ग्राफ किस किस के बीच में बना दिया, इधर साइड तो वो वेवलेंथ बदल रहा है, लैम्डा बढ़ा रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी घटा रहा है, ऐसा बोल दो, और इधर साइड वो करंट प्लॉट करना चाहता। ठीक है, तो घटती हुई फ्रीक्वेंसी इधर आएगी, यानी बढ़ती हुई वेवलेंथ या घटती हुई फ्रीक्वेंसी कुछ भी बोल दो, इधर आएगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर तुमने इनमें से कौन सा सही लग रहा है तुमको, पहले तो ये देखो, पॉज बटन दबा के देखो कौन सा सही लग रहा। अब जो भी लग रहा हो, अब सवाल ये है कि अगर तुमने फ्रीक्वेंसी घटानी चालू करी, जैसे ये बोल रहा है ना कि वेवलेंथ बढ़ाओ, इसका मतलब इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी घटाओ। तो यदि तुमने फ्रीक्वेंसी घटानी चालू करी तो एक जगह अपन पहुंच जाएंगे जहां थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी अपन नीचे पहुंच जाएंगे आगे। जैसे यहां पहुंच गए अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे, और आगे चले गए तो थ्रेशोल्ड से भी नीचे चले गए। जब थ्रेशोल्ड से भी नीचे चले गए तो स्टॉप ही हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका मतलब इस वाली लाइन में यहाँ कहीं स्टॉप हो जाना चाहिए। तो देखो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये लाइन में स्टॉप नहीं हुआ, इस वाली लाइन में आगे जाते हुए तो इंक्रीज हो गया, तो ये तो गलत हो गया। हाँ, ये जरूर स्टॉप हुआ है आगे जाके, और ये वाला भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। अब इसके और इसके अंदर देखें, इसमें क्या हो रहा है कि ये ग्राफ पहले बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो कभी नहीं,
क्योंकि तुम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, फ्रीक्वेंसी घटा रहे हो। फ्रीक्वेंसी यदि कम करोगे तो उस केस में ये घटेगा नहीं, ये क्या होगा, सीधे बंद होने वाला है, जहां पे था वहां तक का करंट आएगा और उसके बाद ये सीधे बंद हो जाएगा। ऐसे होना चाहिए ग्राफ, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो ये सीधे बंद ना होते हुए हल्का सा कर्व लेके बंद हो जाता है। ये बंद दिखा रहा ना यहाँ पे, ये जगह पर आई जीरो हो गया। आई क्या है भाई, करंट। तो करंट आना जीरो हो गया, इसका मतलब यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ गई होगी, ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ दिखा रहा। और उसके आगे अगर अपन थ्रेशोल्ड के आगे भी बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये वाला आंसर सही है। ये पूछा इसने, देखो ट्रिपल ई में। अब क्या है कि ये तो पढ़ाया ही नहीं था, ठीक है ना, ये तो आता ही नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन आप लॉजिक से कर सकते हो, 4 ऑप्शन में से 3 हटा दोगे। चलिए लिख लीजिए, नेक्स्ट देखें। द करेक्ट कर्व बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये बिल्कुल नए नए ग्राफ आएंगे इसके अंदर। इसका नाम ही सेक्शन का क्या है, अदर ग्राफ्स, ठीक है। इसमें कुछ आपने जो पढ़ा वो है ही नहीं, सोचना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। पहली चीज, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ओनली। फ्रीक्वेंसी के साथ ही ग्राफ बनवाया, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब जब इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता तो तुम इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ तो वो तो वही रहेगा, और इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ वही रहेगा। तो ये इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है और वो वही का वही रहा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये सही है, क्योंकि बचे हुए सब में वो चेंज हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है, इसमें बढ़ के घट रहा है, इसमें घटता जा रहा है। तो नो चेंज वाला आंसर होगा, क्योंकि इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल डू नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, इसलिए नो चेंज, ठीक है। चलिए अगला देखें। द ग्राफ बिटवीन एनर्जी ऑफ फोटोन एंड वेवलेंथ। एनर्जी ऑफ फोटोन और वेवलेंथ, तो ये तो सिंपल है, E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा होता। पूछ रहा है कि एनर्जी और वेवलेंथ में ग्राफ बनाओगे क्या, तो हमने पूछा वेवलेंथ डाली कहाँ है तुमने, एक्स एक्सिस पे, तो वेवलेंथ की जगह अपन एक्स लिख देंगे। एनर्जी कहाँ डाली है उसने, वाई एक्सिस पे, तो एनर्जी की जगह हम वाई लिख देंगे। और ये एस सी इज ए कॉन्स्टेंट। अब ये इधर से इधर जाएगा तो ये एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना। एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इनमें से मुझे ये वाला दिख रहा है, क्योंकि हाइपरबोला रेक्टेंगुलर ऐसा दिखता, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा। एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट जब भी आए ना तो यही ग्राफ बनता। चलिए नेक्स्ट देखें। द करेक्ट कर्व बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी। तो ये तो अभी हाल आया था, रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी में यह ग्राफ आएगा, देयर इज नो इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन सीरीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एक्सपेरिमेंट ऑन ए सर्टन मेटल सरफेस, possible relationship between the following quantity were investigated. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता करी, लाइट इंटेंसिटी पता करी, फोटो करंट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पता करी और टी मैक्स। टू ऑफ दीज क्वांटिटीज आर प्लॉटेड as a graph of y against x given a straight line passing through region. Which of the following correctly identify x and y with the photoelectric quantity? ये ग्राफ किसका है ये पूछा है उसने, उल्टा क्वेश्चन कर दिया है। ये वही बता सकता है जिसको सब आता हो। देखो बहुत ही आसान सी बात है, जब सब आ ही गया हमको, फोटो करंट आई है, फोटो करंट आई और इंटेंसिटी को पी बोला, काइनेटिक एनर्जी को टी मैक्स और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब तुम देखो काइनेटिक एनर्जी का थ्रेशोल्ड से बनाता तो वो तो यहां से स्टार्ट होता, यूं होता। तो ये तो इंटेंसिटी और करंट का ही बनाया होगा, तो इधर साइड उसने लिया होगा करंट, इधर साइड ली होगी इंटेंसिटी। आई वर्सेस आई ग्राफ, तो सबसे पहला ग्राफ तो आई वर्सेस आई ग्राफ जो है उसमें इधर साइड लेते हैं इंटेंसिटी और इधर साइड क्या लेते हैं करंट। तो इंटेंसिटी वर्सेस करंट बनाते तो आता है ना ओरिजिन से जाने वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन, पहला ग्राफ सबसे स्टार्टिंग वाला। तो ये बताओ एक्स एक्सिस पे क्या लिया उसने, इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी को बोल रहा है पी, अपन आई बोलते हैं बात अलग है, वो पी बोल रहा है, इंटेंसिटी को क्या बोल रहा है पी।
तो P वर्सेस करंट को y बोल रहा है, तो P वर्सेस I, इसका मतलब P वर्सेस I ये है P, x एक्सिस पे P, y एक्सिस पे I, तो ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन वही है पर उल्टा करके पूछ लिया उसने। चलिए आगे देखें। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिस के क्वेश्चंस का मतलब ये सब मिक्स्ड है। अब ये पता ही नहीं है कि कौन सा ग्राफ है, ठीक है, किस उसमें ग्राफ है, मिक्स्ड है ये क्वेश्चन सब इसके अंदर। ठीक है, तो यहां देखिए क्वेश्चन हो गया है, फोटो सेल दे रखा है, इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस connected across it and the photoelectric current is plotted against applied potential। ठीक है, V versus I ग्राफ है। If the frequencies increase and intensity is reduced, now which curve will represent this situation? ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इंटेंसिटी क्या कर दी उसने, रिड्यूस कर दी। इंटेंसिटी क्या कर दी उसने, रिड्यूस कर दी और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर दिए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप आंसर देख के कुछ भी आंसर बोलो कि डी है उसका। ठीक है, वो आंसर डी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप पहले सोचो उसको ऐसा क्या बता रहा हूँ। वो बोल रहा है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज हो रही है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा होगा। आ रही बात समझ में? स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा होगा तो ये जो ग्राफ बनता है इंटेंसिटी वर्सेस वी का, इसके अंदर हमें ये पता है कि जो ग्राफ है वो यूं आता है कुछ, जिसमें ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। तो ग्राफ याद हो गए होंगे आपको, और ये सैचुरेशन करंट होता। तो उसने क्या किया कि ऐसा कुछ ग्राफ जब बनता था तो उसने रास्ते में ही फ्रीक्वेंसी बढ़ा डाली। रास्ते में फ्रीक्वेंसी बढ़ा डालने का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इधर खींच दिया उसने। ये तो इसका इफेक्ट हुआ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इधर खींच गया। और दूसरा उसने इंटेंसिटी बढ़ा दी, सॉरी इंटेंसिटी रिड्यूस कर दी। इंटेंसिटी रिड्यूस करने से ये नीचे चला जाता है क्योंकि I वर्सेस I होता। इंटेंसिटी कम तो करंट कम। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ग्राफ इधर और इधर जाना चाहिए। समझ में आ रही है आपको बात? ग्राफ जो है वो ऐसा होना चाहिए तो इधर और इधर जाए। तो ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ और ये ग्राफ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये जो ग्राफ आया ये गया नीचे, क्योंकि अपन इधर चाह रहे हैं ना नीचे जाए, तो ये गया नीचे। देखो ये गया नीचे यूं। अब कोई बोलेगा कि ठीक है ये तो गया नीचे, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल कहाँ बढ़ा? तो बढ़ेगा। देखो ध्यान से देखो, यहां से ग्राफ में चेंज आया ना। अब इसको अगर मैं यूं आगे बढ़ाऊं, ग्राफ को ओरिजिनल कर्व बनाने की कोशिश करूं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इधर खिसक गया इसका, ये। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल खिसका और करंट कम हुआ। स्टॉपिंग पोटेंशियल इधर और करंट हुआ नीचे। यही इसका इफेक्ट आना था। ये इंटेंसिटी वर्सेस I होता है, इंटेंसिटी कम तो करंट कम, और फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा। तो ये दोनों ही केसेस इसमें दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखो, in the given diagram, if V represent the stopping potential and wavelength of incident light lambda, then V2 greater than V1। सबसे पहले तो ये देखें किसका वर्सेस क्या बनाया गया, तो पोटेंशियल वर्सेस I। तो इस केस में ये तो सैचुरेशन करंट पे चले गए यहाँ पे, तो ये लोग सैचुरेशन करंट यूं आ जाएगा। तो ये वाला सैचुरेशन करंट है, ठीक है, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 है और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 है। ठीक, अब उसने पूछा क्या है, यहाँ पे ये पता करें कि पूछा क्या है। उसने बोला है कि V2 ग्रेटर देन V1 है, यानी वो तो दिख ही रहा है V2 ग्रेटर देन V1 है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। ये आंसर आएगा इसका। तो आंसर आएगा इसका λ1। ये क्या हुआ, उल्टा क्यों आ रहा है? बी दिया है ना, हाँ तो सही आ रहा। λ1 इधर का इधर लिख दिया, उससे कुछ नहीं होता। तो λ2 लेस है। ठीक है, क्लियर है ये?
अरे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उल्टे होते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी क्योंकि स्टॉप करने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, तो लैम्डा 2 कम हो गया, तो लैम्डा 2 कम ही तो है यहाँ पे। चलिए नीचे वाला देखें क्वेश्चन, द ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। बताओ ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हमको ये पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का ग्राफ आता है, लेकिन वो ओरिजिन से पास नहीं होता, वो ग्राफ ऐसा था, याद आया? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस क्या था, ये फ्रीक्वेंसी थी, तो ये ग्राफ ऐसा था, तो ये स्ट्रेट लाइन था, बट इट इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, जबकि इंटेंसिटी वर्सेस इंटेंसिटी पूछेगा ना, आई वर्सेस आई, करंट वर्सेस इंटेंसिटी, तो इट इज ए ग्राफ विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड स्ट्रेट लाइन, तो इसका आंसर सी आता अगर ऐसा होता तो, आई वर्सेस आई पूछता तो। ठीक, चलिए नीचे देखें, द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फॉर ए फोटोन फॉर फोटोसेल इन स्ट्रेट लाइन विद स्लोप। स्लोप क्या बताएगा, तो स्लोप बताएगा h बाई ई, क्योंकि किस किस के बीच में बोल रहा है ये, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी h बाई ई दिखाता है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी क्या दिखाता है, वो सिर्फ h दिखाता, और दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट न्यू नॉट दिखाता, यानी कि ये वाला, ये न्यू नॉट है जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हुआ। चलिए, द स्टॉपिंग पोटेंशियल V of is plotted against y frequency incident a straight line is obtained as shown, Planck's constant is given by, मतलब Planck's constant कहाँ मिलेगा, तो इसका जो स्लोप होता है वो क्या दिखाता है, स्लोप दिखाता है इसका h अपॉन ई, याद है? तो अगर तुम्हें Planck's constant चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, e इंटू स्लोप करना पड़ेगा, तो स्लोप ऑफ द लाइन तो गलत है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ द लाइन एंड चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये सही है, it is the product of slope of the line and the charge of the electron। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये वाले क्वेश्चन में देखें, डायग्राम में इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इसकी वेवलेंथ, ये तब यहाँ ही आया था, वही क्वेश्चन है तो रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन मैं क्लास में करा चुका हूँ पहला, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी इज गिवन, वेवलेंथ क्या होगी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो ये जो आया है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, तो इट इज न्यू नॉट विच इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्स, तो उसने पूछा है v इज इक्वल टू एन लेमडा या c इज इक्वल टू न्यू लेमडा, तो ये वाला अगर नॉट होगा तो ये भी नॉट होगा, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू या लेमडा नॉट इज इक्वल टू c अपॉन न्यू नॉट, c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और न्यू नॉट की वैल्यू 5 इंटू 10 टू दी पावर 14, इसको सॉल्व करने से तुम्हें लेमडा नॉट मिल जाएगा, तो लेमडा नॉट निकल जाएगा 3/5 यानी 6 आ रहा है, 6000, ये वाला आंसर होगा। ठीक है ना, 3/5 is 6, मैंने तो सिर्फ आगे वाला देख के कर दिया, इसको एक पहले करा दिया है मैंने। चलिए आगे बढ़ा है, ये वाला भी मैंने करा दिया है, आगे क्वेश्चन सब करा दिया, फटाफट देख लें एक बार और। इसमें क्या पूछा है, द फिगर रिप्रेजेंट्स ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी, द वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पूछा है ना, देखो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वी न्यू पूछा है ना, तो इसका वर्क फंक्शन सीधे स्लोप होगा, इसका स्लोप इज वर्क फंक्शन, सॉरी स्लोप इज वर्क फंक्शन नहीं, स्लोप इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और इंटरसेप्ट इज वर्क फंक्शन, ये वाली जगह यहां आएगा वर्क फंक्शन, तो इसका आएगा -2, और काइनेटिक एनर्जी का मैंने नापी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज द वर्क फंक्शन, तो ये आ गया वर्क फंक्शन -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए नीचे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टू द इमिटेड फ्रीक्वेंसी करेक्टली, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड फ्रीक्वेंसी इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट लाइट इज प्लॉटेड अगेंस्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस इज गिवन बाय। किसको किससे प्लॉट किया है देख लो पहले, तो फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया है किसके साथ, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ किया है, तो इसने क्या पूछा है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन ये जो है ना, ये जगह OB इज E टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन, सॉरी वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय E, ये है OB,
तो क्या पूछा उसने, तो वर्क फंक्शन निकालना है, तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू ई टाइम्स ओबी, ओबी इंटू ई। एक मिनट ऑप्शन है उसके अंदर, तो ये वर्क फंक्शन इज ई इंटू ओबी, ओबी का में लेना पड़ेगा तुमको। तो यहाँ पे तो तुम स्टॉपिंग पोटेंशियल डाल रहे हो ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तुमको वोल्ट में चाहिए रहता, तो ई इंटू ओबी इन वोल्ट, जब ऐसा डालोगे ना ई इंटू ओबी इन वोल्ट, तो आंसर आएगा वर्क फंक्शन का। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, देखो पहला ऑप्शन यहाँ खत्म हो गया ये, और दूसरा ऑप्शन ये है, ये दो मिक्स से लग रहे थे। तो क्या पूछ रहा है, द वर्क फंक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इज गिवन बाय, वर्क फंक्शन किससे दिया जाएगा, तो ओ बी इन वोल्ट इंटू ई, तो ओ बी वोल्ट में लेना है इंटू ई, हाँ ये वाला सही है, ओ बी इंटू ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि आंसर आ जाएगा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओ बी इंटू ई और वोल्ट, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ओ बी इंटू ई लिखा पीछे और पीछे वोल्ट लिख दिया, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ओ बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये दो ऑप्शन थे ना, ओ बी इन वोल्ट और ओ बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। वैसे भी क्या है, वर्क फंक्शन वोल्ट में आता नहीं है, इतना बड़ी यूनिट है वर्क फंक्शन के लिए, छोटी यूनिट यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए आपको समझ में आ गए सारे ग्राफ्स। थोड़ी सी प्रैक्टिस मैंने इस वाले केस में ज़्यादा कराई है, उसका रीज़न क्या है कि ये ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ऐसा देखा कि जो नीट की एग्ज़ाम है और जो इसकी एम्स के पुराने सालों के पेपर देखे, उसमें भी काफ़ी सारे इन लोगों ने ग्राफ्स पूछे हुए और हो भी रहे हैं काफ़ी सारे ग्राफ्स। और समस्या ये है कि अभी तो मैंने ताज़ा पढ़ाया है तो याद रहता है, बाद में कन्फ्यूजन हो जाता है कि के ई वर्सेस फ्रिक्वेंसी था, कि के ई वर्सेस लेमडा था, कि एनर्जी वर्सेस लैम्डा था, कि एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी था, तो वो बाद में कंफ्यूजन हो। इससे अच्छा क्या है कि अच्छे से प्रैक्टिस करा दी। चलिए अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक उसका ख़त्म हो गया, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल कराऊंगा और उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कुछ एक न्यूमेरिकल और देख लें। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई जगह पूछते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स। यहाँ पे क्या पूछा उसने, फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय 25 वाट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। अब थोड़ा सबसे पहले इसको समझें क्वेश्चन को, ठीक है। वैसे तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूले से एक स्टेप में निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझे। क्वेश्चन ये है कि एक बल्ब है, ठीक है, और जो बल्ब है उसके ऊपर उसका वॉटेज लिखा रहता, 25 वाट लिखा हुआ है इसके ऊपर। 25 वाट बेसिकली क्या चीज है, तो इट इज पावर। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखते हैं, एन से। एनर्जी कितनी होती है फोटोन में, तो एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा या फिर एच न्यू, ये फ्रीक्वेंसी की, इसको एच सी बाय लेमडा ही रहने दो। अब देखो एनर्जी एच सी बाय लेमडा है, एनर्जी एच सी बाय लेमडा है, और 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी है, ये एन है। तो ये जो 1 अपॉन टाइम पीरियड यहाँ लिखा हुआ है, 1 अपॉन टाइम पीरियड यहाँ लिखा हुआ है ना, इसकी जगह हम एन लिख देंगे, और जो एनर्जी है उसकी अपन जगह अपन एच सी बाय लेमडा लिख देंगे। तो पावर आ जाएगी एच सी बाय लेमडा और एन ऊपर चला जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला है, एन एच सी बाय लेमडा, वेयर एन इज द फ्रीक्वेंसी। तो एन इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इमिटेड पर सेकेंड, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। ये इसकी फॉर्मूला बन गया, P इक्वल टू एन एस सी बाय लेमडा। ये याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नंबर ऑफ फोटॉन जब भी निकालना होगा तो ये फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए ये फॉर्मूला है
इमिटेड पर सेकेंड। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड क्या है, ये फॉर्मूला। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल है, हम क्या बोलेंगे, पावर इज इक्वल टू NSC बाय लेमडा। पावर की जगह लिखूंगा मैं 25 वाट, विच इज इक्वल टू एन मुझे निकालना, एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू दी पावर -34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, और अपॉन में लेमडा उसका है 600 नैनोमीटर, 600 इंटू 10 की पावर -9। बस ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, इससे तुम्हें नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। चलिए नोट कर लीजिए और आंसर भी निकाल के बताइए। हो गया सॉल्व, तो उसका आंसर आ रहा है 7.5 इंटू 10 टू दी पावर 19। चेक कर लें, कैलकुलेशन चेक कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, सिमिलर क्वेश्चन है पर थोड़ी सी कुछ और बात करी है इसने। क्वेश्चन ये बोल दिया है कि एस्टिमेट हाउ मेनी विजिबल फोटॉन्स 100 वाट बल्ब विल इमिट। तो 100 वाट का बल्ब कितने, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो P इज इक्वल टू NSC बाय लेमडा लगाना है हमको, जहां पर N क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। तो उसने पूछा तो N ही है, तो 100 वाट का बल्ब है ना, पावर भी दे रखा 100 वाट। ठीक है, हाउ मेनी विजिबल लाइट फोटॉन्स ऑफ 100 वाट लाइट बल्ब इमिट पर सेकेंड, एज्यूम दैट बल्ब हैज अ टिपिकल एफिशिएंसी ऑफ 3%। तो ये बोल रहा है कि इफिशिएंसी उसकी 3% है। अच्छा, वेवलेंथ भी तो चाहिए, तो अब वेवलेंथ तो इसने दी नहीं, अब क्या करें, वेवलेंथ तो चाहिए ना, तो लैम्डा की जगह क्या डालेंगे, नहीं तो उसके लिए एक तरीका है, जब विजिबल फोटॉन की बात करते हैं तो एक एवरेज वेवलेंथ लेते हैं, और वो एवरेज वेवलेंथ लेते हैं अपन 500 nm यानी कि नैनोमीटर। ठीक है, ये याद रखना है कि अगर उसने वेवलेंथ नहीं दी है तो हमें 500 नैनोमीटर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन में कई बार नहीं देते, जैसे इसमें नहीं थी, इसके पिछले में दे दी थी। चलिए, तो यहां पे एक नोट डाल लें आप, इफ वेवलेंथ इज नॉट गिवन टेक इट, इफ wavelength is not given for visible spectrum या light, then take an average value of 500 नैनोमीटर। इससे आपका आसपास का आंसर आ जाएगा और आसपास में 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये नोट याद रखना है, एवरेज वैल्यू ले लिए मैंने। अब यहाँ पे पावर इज इक्वल टू 100 वाट, उसके बाद तुम्हें एक और क्या चाहिए रहता है, लेमडा चाहिए रहता है। लेमडा अपन ने अज्यूम कर लिया 500 नैनोमीटर, 10 टू दी पावर -9 मीटर। अब SC बाय लेमडा तो डाल दें इसके अंदर, SC बाय लेमडा सब हमको पता है, तो पावर की जगह डाला 100 विच इज इक्वल टू N निकालना है, H की जगह 6.62 इंटू 10 टू दी पावर -34, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, और अपॉन में लेमडा मैंने तुमको बोला 500 ले लेना, 500 इंटू 10 की पावर -9 नैनोमीटर। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इससे n आ जाएगा 500 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6.62 इंटू 10 टू दी पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, इतना n आएगा इसका। ठीक है, तो ये n निकाल लेना है यहाँ से आप लोग। ठीक, क्लियर हुई बात। ये इफिशिएंसी, अरे एक मिनट, इफिशिएंसी नहीं डाली, जो खास बतानी थी वो तो बताया ही नहीं। एज्यूम दैट द बल्ब हैज एफिशिएंसी ऑफ 3%, इसका मतलब बल्ब की जो इफिशिएंसी 3% है ना, एनर्जी का सिर्फ 3% ही काम आता है, तो यहाँ पे 3% और करना पड़ेगा, एनर्जी का 3%, तो इंटू 3% इस एनर्जी का, ये उल्टा होएगा, यहाँ पे 500 100/3 होएगा, क्योंकि 500 के साथ 100 आया ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया था। ठीक, यहाँ तक सही है, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया था, n की वैल्यू दिस, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, चलिए नोट करिए, पॉज का बटन दबाएं। इफिशिएंसी याद रखें, इफिशिएंसी जब भी दे तो परसेंटेज एनर्जी में मल्टीप्लाई करना इफिशिएंसी का, सिंपल सी बात है। 3% ही काम की एनर्जी बची हुई, 97% वेस्ट हो रही है।
नीचे ले रहा हूं मैं। पॉज का बटन दबा के कैलकुलेट कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सिमिलर टाइप का, थोड़ा सा चेंज है। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सरफेस ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। If the intensity of the light is 5 into 10 to the power minus 2 Weber per meter square, determine the rate at which the photon strikes the surface. तो अब यहाँ पे एक खास चीज देखने वाली ये है कि उसने पावर नहीं दिया, तो उसने पूछा क्या, डिटरमाइन द रेट एट विच द फोटोन स्ट्राइक्स द सरफेस। डिटरमाइन द रेट एट विच द फोटोन स्ट्राइक्स द सरफेस। तो फोटोन जिस रेट से स्ट्राइक करेंगे सरफेस पे, जिस रेट से फोटोन स्ट्राइक करेंगे वही तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड होगा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इसने पूछा है ना, एन ही पूछा है। तो एन के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला ये है कि पावर इज इक्वल टू एन इंटू एस सी बाय लेमडा। पावर इक्वल टू एन इंटू एस सी बाय लेमडा, जहां पे एन हमको निकालना है। लेकिन यहां पे उसने पावर नहीं दिया हमको, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। तो पावर इससे निकाल लेंगे, पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरियाज। तो पावर इज इक्वल टू, इंटेंसिटी दे रखी है उसने 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। एरिया भी दे रखा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा मीटर स्क्वायर करके। तो इससे पावर मिल जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 वॉट। इतना वॉट है उसका पावर, ठीक है। तो ये पावर की जगह डाल देना 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। यहाँ डालेंगे 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 विच इज इक्वल टू एन। एच की जगह 6.65, 62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और लेमडा डालना है 3000, लेकिन एंगस्ट्रॉम का 10 की पावर माइनस 10। अब ये एन निकल जाएगा, ये इधर ले जाना और ये अपॉन में ले आना, ठीक है। तो इससे एन आ जाएगा। चलिए कैलकुलेट कर लें। पॉज का बटन दबाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। A parallel beam of monochromatic light of wavelength 500 nanometer is incident normally on a perfectly absorbing surface. The power through any cross section is 10 watt. Find the number of photon absorbed by the surface per second. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ फोटॉन्स ही पूछा है उसने पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए अपन ने क्या फॉर्मूला बना लिया, पावर इज इक्वल टू एन एच सी बाय लेमडा, जिसमें एन नंबर ऑफ फोटॉन्स है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू पावर इंटू लेमडा अपॉन एच सी। अब इसके अंदर से देखो क्या क्या दे रखा है अपने को। पावर दे रखा उसने 10 वाट, लेमडा वेवलेंथ दे रखी है 500 नैनोमीटर का 10 की पावर माइनस 9, और अपॉन में एससी की वैल्यू हमें पता है 6.62 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड मिल जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लाइट बीम ऑन द सरफेस। लाइट बीम कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, ये लाइट बीम है कैसी। तो ये जो लाइट बीम है ये यूं करके ऐसी कुछ लाइट बीम है जो कि किसी सरफेस के ऊपर आ रही है। अब जब ये सरफेस के ऊपर लाइट बीम आ रही है तो उसके ऊपर प्रेशर डाल रही होगी इस सरफेस के ऊपर, ठीक है। जो सरफेस है उसके ऊपर उसने क्या किया होगा, प्रेशर डाला होगा। तो ये तो एब्जॉर्बिंग सरफेस है। एब्जॉर्बिंग सरफेस का मतलब क्या होता है, वो जो सरफेस है वो जो एब्जॉर्ब कर रही है उसका मीनिंग क्या होता है। उसका मीनिंग ये होता है कि ये जो लाइट आएगी ये सारा का सारा रख लेगी, इसका मतलब काले कलर की होगी सरफेस। और जब सरफेस एब्जॉर्ब करेगी तो ये जो फोटॉन से अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे तो फोर्स लगेगा। तो वही फोर्स तो उसने पूछा है। तो अब बताओ कैसे करेंगे।
बोले याद करो, अरे 6 फॉर्मूला नहीं लिखाए थे, उसके अंदर ये ब्लैक बॉडी वाला है, ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी वाले केस में पहला केस नंबर 1 वो क्या था, कितना था वो, फोर्स की जगह प्रेशर था, प्रेशर इज इक्वल टू I/C था उसका फॉर्मूला। और अगर मैं बोलता कि प्रेशर ही निकालना है तो I है ना क्या, पावर इज इक्वल टू, ठीक है, अगर इसको फोर्स में कन्वर्ट कर दूं मैं, फोर्स, तो IA/C हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द फोर्स, तो IA/C ये फोर्स है उसका। अब IA/C में उसको क्या क्या चाहिए, तो I इंटू A चाहिए जो है नहीं, लेकिन हमको ऐसा पता है कि पावर ही होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी I इज इक्वल टू क्या होता है, पावर अपॉन एरिया। इसका मतलब पावर का ही दूसरा नाम I इंटू A है। तो अपन इस जो फोर्स लिखा है ना ये फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में यहाँ पे I इंटू एरिया की जगह क्या लिख सकते हैं, पावर लिख सकते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू I इंटू एरिया की जगह क्या लिख दोगे, पावर अपॉन C। और पावर दे रखी है उसने हमको, कितनी पावर दे रखी है, तो पावर दे रखी है उसने 10 वाट की, तो 10 वाट यहाँ लिख देंगे पावर की जगह, 10 वाट इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट डाल देंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो इससे मिलेगा 3.33 इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन। इतना फोर्स लगा देगा उसके ऊपर, क्योंकि एब्जॉर्बिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ज़्यादा फोर्स लगाती है, एब्जॉर्बिंग थोड़ा कम लगाती है। तो दिस इज आंसर नंबर 2, ये उसका आंसर नंबर 2 आएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। ठीक है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ क्वेश्चंस और बता दिए मैंने, जिसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो इसका आंसर भी लिख दिया है यहाँ पे 2.52, आप कैलकुलेट कर लेना। तो प्रेशर के सारे केसेस हो गए। तो ये जो टोटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो कहाँ से चालू हुआ, तो लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन, फोटोन की प्रॉपर्टीज, उसके फॉर्मूले, फोटोन जाके गिरता है किसी सरफेस पे, वो वर्क फंक्शन के रूप में टैक्स वसूलता है, बचा हुआ फिर वो इलेक्ट्रॉन को ले जाने देता है, इलेक्ट्रॉन को मिलती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वो स्ट्राइक करते हैं किसी मेटल सरफेस पे, और अगर जो स्ट्राइक नहीं कर पा रहे होते हैं तो हम एक पोटेंशियल लगा के उनको खींच लेते हैं, और जब वो आ रहे होते हैं तो हम चाहें तो उनको रिपेल भी करा सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा के। और इंटेंसिटी चेंज करके क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज करके क्या होगा, वर्क फंक्शन चेंज करके क्या होगा, मेटल चेंज कर देंगे तो क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं। दूसरी चीज इसके अंदर एक पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो प्रेशर का है, जिसके अंदर रेडिएशन प्रेशर है, उसमें 6 केसेस हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो है वो है ग्राफ। ग्राफ पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो ग्राफ में 6 मेन टाइप के ग्राफ हैं, उसके बाद बचे मिक्स टाइप के ग्राफ भी हैं। तो वो सारे के सारे जो हिस्सा है वो अब कंप्लीट हो गया है। तो ये अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग इसके क्वेश्चंस लगा लें, प्रैक्टिस कर लें इसकी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी क्लास अगली क्लास में।